Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 7 History chapter 8 18th century political formations. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है. अब इसके बाद हम क्लास 8 में मिलेंगे. एक दिन चिंकी और मिंकी आपस में लड़ रहे होते हैं. तो चिंकी बोलती है मिंकी से, तुझे पता भी है मुगल्स पावरफुल थे? तो मिंकी कहती है नहीं, राजपूत पावरफुल थे. इतने में डोलमोल आता है और कहता है कि अरे तुम दोनों को कुछ नहीं पता, मराठा ज्यादा पावरफुल थे. आपस में तीनों के तीनों लड़ रहे होते हैं. तो प्रिया मैम आती हैं. प्रिया मैम कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतना लड़ क्यों रहे हो? तो तीनों ही बोलते हैं कि मैम देखो, इन्हें यही नहीं पता है कि पावरफुल किंगडम कौन था. मैम अब आप ही बताओ, हमारी कंफ्यूजन को आप ही दूर कर सकते हो. डोलमोल, चिंकी और मिंकी, अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल था और किसने किस पे अटैक किया था. तो लेट्स स्टार्ट. ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है. एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है. आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में. सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है. ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है. अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ. अगर हम मैप 1 एंड 2 को कंपैरिजन करें तो देखो कितने सारे चेंजेस दिखेंगे हमें. जैसे कि जो सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट मतलब कि पहले जो पाकिस्तान वाला और बांग्लादेश वाला ये जितना भी एरिया है ना, ये सारा एक ही था. इंडिया सब एक ही था, तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ किया है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में हम देखेंगे कि जो डॉटेड लाइन है ना, ये पूरा मुगल एम्पायर था. इतना बड़ा एम्पायर था. देखो ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. देखो ये जितना भी डॉटेड लाइन है ना, ये सारा एरिया मुगल एम्पायर का था. लेकिन धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने सब कुछ हड़प लिया. सब जितना भी एरिया था सब पे कैप्चर कर लिया. अभी हम मैप 2 में देखेंगे. यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि जो 1765 है ना, इस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे कर टेरिटरी में आने लगे. जो इंडिया की टेरिटरी थी ना, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आए थे. ये जो है यहाँ पे जो शेड किया हुआ है ना, ये सारा. तो ये जो ईस्टर्न इंडिया है ना, जैसे बंगाल, और यहाँ पे देखो ये शेडेड पोर्शन भी ऑरेंज, यहाँ पे सबसे पहले आए थे. तो 17th सेंचुरी के टाइम पे तो मुगल्स थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके बाद कोई मुगल एम्पायर आया ही नहीं जो एकदम स्ट्रांग हो, जो ब्रिटिशर्स को भगा पाए, हटा पाए. तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था 1761, उसके बाद से धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना कब्जा यहाँ पर जमा लिया. द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. अब हम देखेंगे कि जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे करके कैसे डिक्लाइन हुआ था, ब्रिटिशर्स ने कैसे कैप्चर कर लिया था यहाँ पर हमारी पूरे इंडिया पर. हमने चैप्टर 4 में देखा था कि जो मुगल एम्पायर है वो कैसे सक्सेस उसको मिल रही है, मतलब वो जीतता ही जा रहा है हर जगह पर. लेकिन धीरे धीरे करके जैसे 17th सेंचुरी स्टार्ट हुई ना, जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होता चला गया, क्योंकि जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने सारा पैसा मिलिट्री में लगा दिया. क्योंकि ना उनको डेक्कन वाले एरिया में और दूसरे जो राजा थे उनसे फाइट करनी थी. देखो डेक्कन वाला एरिया ही होता है, मैं मैप में बता देती हूँ, ये पूरा एरिया डेक्कन वाला है. तो यहाँ पर लड़ाई लड़नी थी, तो इस वजह से सारा पैसा औरंगजेब का फिनिश हो गया. औरंगजेब के बाद जो भी एम्परर आया उसके हाथ से पावर छीनती चली गई, क्योंकि जो एम्परर के नीचे होते हैं मनसबदार्स वगैरह, जिसको राजा ऑर्डर देता है कि तुम्हें ये ऑर्डर मानना होगा मनसबदार्स को, तो वही उन पे हैवी हो गए, वो उनको दबाने लगे राजाओं को. तो जो नोबल्स थे, जो राजा के जो और फैमिली मेंबर थे ना, उनको बोलते हैं ना नोबल्स, तो जो नोबल्स थे उन्होंने भी सूबेदार, जिसे गवर्नर बोला जाता है, उनको अपॉइंट कर रखा था कि ये लोग काम करेंगे हमारे लिए. लेकिन जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे, वही नोबल्स को डोमिनेट करने लगे, मतलब
उनकी जो पावर, उनकी पावर छीनने लगे और उनसे डर नहीं रहते बिल्कुल भी, उनको डरा रहते उल्टा। तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता जा रहा था, क्योंकि इन लोगों को ये लगा था कि अब तो राजा कुछ कर ही नहीं सकता, तो राजा से क्यों डरना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, जो सूबेदार थे ना, उनके अंडर में रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसे बोला जाता था, जैसे रेवेन्यू है उसको बोला जाता था दीवानी और मिलिट्री को बोला जाता था फौजीदारी। अब राजा की सारी पावर छीन ली जाएगी तो राजा तो वीक वैसे ही हो जाएगा ना। ऊपर से जो पीजेंट्स और जो जमींदारी थे वो भी रिवॉल्ट करने लगे, वो भी दंगा फसाद करने लगे नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। तो अब ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी राजा के लिए। ये लोग कह रहे थे कि हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा दिया है, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, इनकी अलग ही प्रॉब्लम थी। अभी तक हमने इसमें देखा कि जो मुगल्स थे वो मनसबदार को अपॉइंट करते थे कि जाओ मनसबदार और टैक्स कलेक्ट करके लाओ। ऐसे जो नोबल्स थे वो सूबेदार को भेजते थे कि तुम जाओ और टैक्स कलेक्ट करके लाओ। अब ये लोग तो डर ही नहीं रहे थे। तो अब जब ये लोग डर नहीं रहे थे तो जितना भी टैक्स था वो ये लोग खुद रख रहे थे। अब इनके भी नीचे कुछ और लोग थे, जैसे कि पावरफुल चीफटेन्स। अब जो चीफटेन्स है ना, ये सूबेदार के नीचे थे। सूबेदार इनको ऑर्डर देते थे कि जाओ और टैक्स कलेक्ट करके लाओ, पीजेंट से, जो फार्मर्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके लाओ। तो अभी चीफटेन सोच रहे यार ये सूबेदार तो डर नहीं रहा राजा से, तो हम भी क्यों डरे इनसे। तो ये भी सूबेदार को कुछ नहीं समझ रहे थे, मनसबदार को कह रहे थे कि यार तुम तो ऐसे ही हो और हम तुम्हें नहीं देंगे टैक्स वैक्स। ये उनको टैक्स नहीं दे रहे थे, ये पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे थे, ये दबाने की कोशिश कर रहे थे सूबेदार और मनसबदार को, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ना कि अब राजा तो पावरफुल रहा नहीं है, वो तो वीक पड़ गया है। इसका एक और रीज़न हो सकता है कि जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल्स आए ना, उनको शासन चलाना आया ही नहीं, तभी तो वो वीक पड़ गए, तभी तो डरने लगे मनसबदार और सूबेदार से। इन सब चीज़ों की वजह से ना जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, मतलब जो भी पैसा था मुगल्स के पास, जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, जैसे इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी हो, अब इन सब चीज़ों से ना उनका ये मतलब पावर ले ली गई थी। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे जो उन्होंने अपॉइंट किए थे कि ये लोग हमारे लिए काम करेंगे, अब सारी पावर उनके हाथ में आ गई थी। अब मुगल्स के हाथ में कुछ रहा ही नहीं, वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगे। रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, इसका मतलब है कि रिच हार्वेस्ट मतलब कि जो फसलें हैं वो तो बहुत अच्छे से हो रही थी, ठीक है, क्रॉप ज़्यादा ग्रो हो रही थी, बट जो राजा था उसके यहाँ जो स्टोर था जहाँ पे ग्रेन को रखा जाता था, कॉफर्स, वो खाली पड़े थे, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो राजा को ना तो टैक्स दे रहे थे ना उन्हें अनाज दे रहे थे, मतलब अपनी मनमानी कर रहे थे। तो राजा के पास तो कोई टैक्स ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से फाइनेंशियली बहुत वीक होते जा रहे थे राजा। उनके पास पैसे नहीं रहेगा तो वो तो वीक होंगे ही ना। तो इस बॉक्स में यही बताया है कि राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा। ईरान का एक रूलर था नादिर शाह, उसने भी दिल्ली में लूटपाट मचा दी 1739 में, और जितना भी पैसा था वो सारा लूट के ले गया। ऐसे ही एक अफगान रूलर था अहमद शाह अब्दाली, वो भी नॉर्थ इंडिया में आया, उसने तो 5 टाइम्स यहाँ के एरिया को लूटा, 1748 से लेकर 1761 तक। तो अब इतनी लूटपाट मचेगी तो राजा तो वीक और होगा ही ना, और ज़्यादा राजा वीक होता चला गया। अब इस बॉक्स पे देखो बताया भी हुआ है कि जो नादिर शाह है उन्होंने कैसे अटैक किया दिल्ली पे और क्या क्या चुराया। तो उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन और ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरीज जो थी, और काफ़ी सारा पैसा, मतलब बहुत कुछ लूट के लेके एकदम खाली कर गए थे दिल्ली को। अब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था हर तरीके से राजा के ऊपर, तो राजा और ज़्यादा वीक होता गया, और जो नोबल्स थे वो भी आपस में लड़ने लगे। तो यहाँ पर 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हो गए थे नोबल्स, ईरानीज एंड तुरानीज। तो ये टर्किश के नोबल्स थे। तो ये लोग, इन्होंने क्या करा कि जो मुगल एम्परर थे उनको दबाना सताना शुरू कर दिया। वो एज अ पपेट बन गए। पपेट मतलब होता है कि एक तरीके से वो मूर्ति बन गई, और ना वो जो ये लोग कहते थे वही काम करते थे, कठपुतली जैसे जिसे बोलते हैं, ठीक है, कठपुतली टाइप बन गई, और इन लोगों के इशारों पे नाचते थे। अगर इन्होंने बोला कि ये काम होना है तो वो काम होता था, अगर कहीं से वेल्थ, कहीं से जितना पैसा लेना है तो इनको लेना है। ये लोग मुगल एम्परर की बात नहीं सुनेंगे, बस मुगल एम्परर एक नाम के लिए ही एम्परर रह गए थे। इस टाइम मुगल एम्परर्स के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। जो फारूक सियार थे और जो आलमगीर 2 थे, इनको तो मार दिया गया था, और बाकी जो अहमद शाह आए थे इनके बाद और शाह आलम 2 आए थे, इनको अंधा कर दिया गया था। मुगल एम्परर्स की जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, वो डिक्लाइन होने लगी थी, खत्म होने लगी थी धीरे धीरे करके। तो जो गवर्नर्स थे लार्ज प्रोविंसेस के, और जो सूबेदार थे और जो ग्रेट जमींदार थे, उन्होंने सोचा कि अब काफ़ी सारी जगह पे तो हमारा ही हक होगा, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। नेक्स्ट द राजपूत्स। पहले ना ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये
ऑरेंज कलर में लिखा है ना वर्ड्स, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जो राजपूत के रूलर्स थे ना, उनको मुगल्स ने बोला कि तुम हमारी बात मान लो और हम ही पावरफुल है। लेकिन एक स्टेट था मेवाड़, वहाँ के जो राजपूत थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। उस टाइम मेवाड़ के जो राजा थे वो थे राणा प्रताप। 1572 में जब ये राजा थे ना, तो उस टाइम पे उदयपुर का काफ़ी सारा पार्ट और मेवाड़ का सारा पार्ट इन्हीं के कंट्रोल में था। मुगल्स जो थे वो ये मैसेज भिजवाते थे राणा प्रताप के यहाँ पे कि अभी भी हमारी बात मान लो और मुगल्स के कहने पर चलो। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। मेनी राजपूत किंग्स, मतलब काफ़ी सारे जो राजपूत किंग्स थे, उन्होंने मुगल्स की बात मान ली। तो जैसे कि अम्बेर और जो जोधपुर के राजपूत किंग्स थे, उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो मुगल्स ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें वतन जागीर दे देंगे। बोलते ठीक है, फिर तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। इन द 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ कि जो मुगल्स थे ना, वो वीक पड़ते रहे, धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ते रहे। तो फिर जो राजपूत किंग थे, जैसे कि अजीत सिंह, जो जोधपुर के रूलर थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो वैसे ही वीक पड़ रहे हैं, तो हम इनकी बात क्यों माने, हटाओ इन्हें, साइड करो। अब हम खुद ही एक स्ट्रॉन्ग किंग बन गए हैं, तो अब हम इनकी क्यों माने। मुगल्स वीक पड़ गए थे, अब कमज़ोर पड़ गए थे। तो जो राजपूत किंग है, तो उन्होंने बोला कि गुजरात और मालवा की सूबेदारी हमें सौंपो अब। फिर मुगल्स ने बोला अरे भाई ठीक है, ले लो। तो जो गवर्नरशिप है गुजरात की, वो मिली राजा अजीत सिंह को, जो कि जोधपुर के राजा थे। और मालवा के गवर्नर बने सवाई राजा जयसिंह, जो कि अम्बेर के राजा थे। लेकिन फिर से 1713 में जहंदर शाह के पास ही एम्परर आ गया। आसपास के एरिया को बोला जाता था वतन। तो ये ना धीरे धीरे करके ना आसपास के एरिया को भी कब्जाना चाहते थे और कब्जा ही लिया था। जैसे कि नगौर को कब्जा लिया था, अनेक्स कर लिया था जोधपुर ने। अम्बेर ने लार्ज पोर्शन कब्जा लिया था बूंदी वाला। सवाई राजा जयसिंह जो थे, उन्होंने अपनी कैपिटल का नाम रखा जयपुर। उन्हीं के नाम से, देखो राजा जय ना, जैसे जयपुर, ठीक है। और उसके बाद है ना उनको आगरा की भी सूबेदारी दे दी गई 1722 में, मतलब कि आगरा भी उनका हो गया एक तरीके से। 1740s में ना ये अपना एरिया एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, मतलब और जगह पे कब्जा नहीं कर पाए थे, एनेक्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो मराठास थे ना वो इन पे अटैक करने लगे थे। फिर ये बिजी हो गए थे मराठा से लड़ाई करने में। मेनी राजपूत चीफ्टेंस, मतलब कि जो राजपूत चीफ्टेंस थे, उन्होंने ना अपने फोर्ट्स हिल्स पे बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है। और फोर्ट से ही पता है क्या होता था कि दूर से पता चल जाता था कि अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको उस पर अटैक कर दो और हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो इन्होंने ना यहाँ पर जो फोर्ट्स बनाए थे, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। और फोर्टिफिकेशन चारों तरफ से एक तरीके से सेफ्टी थी, कोई भी अटैक ना कर पाए। पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए थे यहाँ पर। और जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है आज के टाइम पर भी वो, क्योंकि उसके आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, वेल्स, स्टेप वेल्स जिसे हम बोलते हैं, तालाब्स, कुंडीज और बाउलीज। इस बॉक्स में बताया गया है कि जो जयपुर के राजा जयसिंह हैं, उनका पर्शियन अकाउंट में कितनी तारीफ लिखी गई है कि वो बहुत पावरफुल थे। वो 12 ईयर तक गवर्नर रहे थे आगरा के, और 5 to 6 ईयर तक मालवा के गवर्नर रहे थे। उनके पास लार्ज आर्मी थी, बहुत पैसा था, और उनका राज्य दिल्ली से लेकर नर्मदा रिवर तक एक्सटेंड हो रखा था। यहाँ पे आपको देखो ये फिगर दिख रही होगी ना, तो ये मेहरगढ़ का किला है। तो इस तरीके से किले बनते थे उस टाइम पर। राइट साइड में देखिए जो फिगर है जंतर मंतर की, जयपुर में है, ये सवाई जयसिंह ने बनवाया है, जो कि अम्बेर के रूलर थे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जो जंतर मंतर है ना, वो इन्होंने ही बनवाया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सीजिंग इंडिपेंडेंस, द सिख्स। अब बात करेंगे हम पंजाब वाले एरिया की। वहाँ पे जो सिख लोग थे, उन्होंने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह, जो कि सिख कम्युनिटी के गुरु थे, तो उन्होंने ना लड़ाई लड़ी थी राजपूत और मुगल रूलर से। उसके बाद है ना इंस्टीट्यूशन बना था खालसा इंस्टीट्यूशन 1699 में। तो गुरु गोबिंद सिंह ने जब ये खालसा इंस्टीट्यूशन बनाया था ना, तो इससे पहले भी लड़ाइयाँ हो रही थी और इसके बाद भी लड़ाइयाँ हो रही थी मुगल और राजपूत से। इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हो गई थी 1708 में। इसके बाद आए थे बंदा बहादुर। तो उन्होंने क्या करा था कि फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुगल अथॉरिटी से कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो हमें। बंदा बहादुर ने बोला कि जो गुरु नानक हैं और जो गुरु गोबिंद सिंह है ना, उनके नाम पे हम कॉइन निकालेंगे। और इन्होंने ना अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया सतलुज से लेकर जमुना तक। मुगल्स ने जब सब कुछ ये देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना
इनके जो हेड है बंदा बहादुर, इन्हीं को मार दो। तो उन्हें कैप्चर कर लिया गया 1715 में और एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मार दिया गया 1716 में। 18th सेंचुरी में जो सिख थे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से, जो उनका ग्रुप था ना, उसको बोला गया जथास, और बाद में बोलते हैं ये फिर कि हम अपने इस ग्रुप का नाम रखेंगे मिसल। अब जितनी भी मिसल थी, जितने भी ग्रुप थे, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता था और बोला जाता था कि हमारी ग्रैंड आर्मी है दल खालसा। इतनी बड़ी आर्मी थी तो ये कहते थे कि हम अपने आर्मी को बोलेंगे दल खालसा, और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बैसाखी और दिवाली पे डिस्कस किए जाएंगे अमृतसर में। इसे बोला जाता था रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु। इन्होंने कल्टीवेटर्स के लिए राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था कि जो कल्टीवेटर थे ना, उनको 20% टैक्स देना पड़ता था इन लोगों को। तो इन्होंने बोला कि तुम हमें 20% टैक्स दोगे, उसके बदले में हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, रक्षा करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने सबको इंस्पायर किया और बढ़ावा दिया कि देखो, राज करेगा खालसा, मतलब हम लोग ही राज्य करेंगे, ना कि कोई हम लोगों पे राज्य करेगा। तो इस वजह से ना और लोगों में जोश आ जाता था कि हाँ, हम लोग ही जीतेंगे, हम लोग इन मुगल्स को मार देंगे जो हमारे ऊपर राज्य करते हैं। तो जब भी मुगल से लड़ाई होती थी तो यही जीतते थे। जैसे कि जो अहमद शाह अब्दाली है ना, उससे इन्होंने लड़ भिड़ के जो एरिया था पंजाब का, जो अहमद शाह अब्दाली ने छीन लिया था इन लोगों से, इन्होंने दोबारा वापस ले लिया कि हमारा एरिया है, हमारी जगह है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली है ना, उसने कौन कौन से एरिया पे कैप्चर किया था, जो कि जो खालसा थे उन्होंने वापस ले लिया था। तो वो एरिया है पंजाब और सरकार ऑफ सिरहिंद। अब खालसा की जीत ही जीत हो रही थी, तो इन्होंने क्या करा कि जो कॉइन थे ना वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जो कि बंदा बहादुर के टाइम पर जो थे ना कॉइन, जो गुरु गोविंद सिंह के नाम से उन्होंने इशू करवाए थे, तो वही सेम कॉइन 1765 में दोबारा से इशू कराए गए थे। लेट 18th सेंचुरी में जो सिख की टेरिटरीज थी वो एक्सटेंड हो गई थी इंडस से लेकर जमुना तक। लेकिन ना ये जो पूरा एरिया था इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूलर थे, अलग अलग रूलर थे हर एक एरिया के। तो जो महाराजा रंजीत सिंह है ना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे एरिया की एक ही कैपिटल बनाई जाए, लाहौर। तो 1799 में इस पूरे एरिया की जो कैपिटल बनी वो लाहौर बनी। नेक्स्ट द मराठास। और किंगडम्स की तरह मराठा किंगडम भी काफ़ी पावरफुल था और इनकी भी लड़ाइयाँ मुगल के साथ होती रहती थी। देखा जाए तो शिवाजी की वजह से ही मराठा किंगडम इतना पावरफुल था और इसे सपोर्ट किया था देशमुख ने। देशमुख उन्हें बोला जाता था जो पावरफुल वॉरियर फैमिलीज हुआ करती थी। शिवाजी ने ना 1627 से लेकर 1680 तक रूल किया था। पीजेंट पास्टरलिस्ट, जिन्हें कुनबीज बोला जाता था, ये बैकबोन थी मराठा आर्मी की, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे शिवाजी को ये। इसी फोर्स की वजह से जो शिवाजी है ना वो मुगल से लड़ाई कर पाते थे। और जो पेनिनसुला वाला एरिया है, देखो यहाँ पर इस मैप में दिख रहा है ना, वाटर के आसपास वाला जो एरिया है, इस एरिया को कैप्चर कर पाए थे और बचा पाए थे मुगल से। आफ्टर शिवाजीज डेथ, जब शिवाजी की डेथ हो गई थी तो मराठा स्टेट को चित्पवन ब्राह्मण्स, जिन्हें पेशवा बोला जाता था शिवाजी के टाइम पर, उन्होंने संभाला और मराठा किंगडम की कैपिटल बन गई पूना। यहाँ पे देखो इस ऑरेंज बॉक्स में बताया गया है शिवाजी के बारे में कि एंड ऑफ 17th सेंचुरी में ना एक पावरफुल स्टेट इमर्ज हुआ डेक्कन वाले एरिया में, और इनके लीडर थे शिवाजी और इन्होंने मराठा स्टेट को एस्टैब्लिश किया था। 1630 में शिवनेरी में ये बॉर्न हुए थे और इनके पेरेंट्स का नाम था शाहाजी एंड जीजाबाई। शिवाजी अपने गार्डियन दादा कौंडेव और जो उनकी मदर थी उनकी गाइडेंस से अपने करियर को काफ़ी अच्छा बना लिया था उन्होंने, और काफ़ी जगह पे कॉन्क्वेस्ट भी कर लिया था, जैसे कि जावली, ऐसे ही काफ़ी सारे एरियाओं पे अपना एक्सपेंशन कर लिया था इन्होंने बीजापुर और मुगल से भी लड़ाई लड़ी थी। और ये जो लड़ाई लड़ते थे ना वो गुरेला वॉरफेयर वाली लड़ाई लड़ते थे, मतलब कि छुपकर अटैक करना। इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो भी पैसा कलेक्ट होता था, रेवेन्यू, मतलब कि पैसा जो भी कलेक्ट करते थे वो चौथ और सरदेशमुखी सिस्टम पे करते थे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है। अंडर द पेशवास की हेल्प से जो मराठास थे वो अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सक्सेसफुल बना पाते थे। ये मुगल आर्मी से ना इस वजह से अच्छे से लड़ पाते थे क्योंकि ना ये उस एरिया में रहते थे जहाँ पर मुगल्स बहुत ही मुश्किल से जा पाए, और जाए भी तो एक एक करके जाए जिससे कि आराम से उनको मार सके। बिटवीन 720 एंड 761
मतलब कि इस टाइम पीरियड के बीच में ना जो मराठा एम्पायर था वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया था। उन्होंने मुगल एम्पायर को अच्छे से हरा दिया था और जो मालवा और गुजरात वाला एरिया है ना वो भी मुगल से दोबारा से ले लिया था 1720s में। 1730s में जो डेक्कन पेनिनसुला वाला एरिया है ना वहाँ पे मराठास किंग की पावर थी। अब इन्हीं की पावर थी तो इन्होंने पूरे रीजन में चौथ और सरदेशमुखी लगाना शुरू कर दिया था। चौथ मतलब था कि पूरे लैंड रेवेन्यू, पूरे लैंड में से जो भी पैसा आएगा उसमें से 25% ना आपको जमींदार को देना पड़ेगा और डेक्कन में ये मराठास लेते थे। सरदेशमुखी में क्या था कि जो 9 से 10% है लैंड रेवेन्यू का वो आपको हेड रेवेन्यू कलेक्टर को देना पड़ेगा डेक्कन वाले एरिया में। मराठास ने 1737 में दिल्ली को भी जीत लिया और धीरे धीरे करके ये अपनी पावर को एक्सपेंड करते जा रहे थे। नॉर्थ वाले साइड में राजस्थान पंजाब वाले एरिया पे कैप्चर कर लिया और ईस्ट वाली साइड में बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया पे कैप्चर कर लिया और साउथ में कर्नाटका तमिल तेलुगु कंट्रीज जितनी भी थी वहाँ पर कैप्चर कर लिया। फॉर्मली इस रीजन को इंक्लूड नहीं किया गया था, मतलब मराठा एम्पायर का दबदबा तो था यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो किंग हुआ करते थे ना वो मराठा एम्पायर को ट्रिब्यूट देते थे और टैक्स देते थे। ट्रिब्यूट मतलब कि कोई गिफ्ट दे दिया या फिर टैक्स दे दिया, तो इस तरीके से काम चलता था। तो इनका जो एक्सपेंशन था ना वो धीरे धीरे कर कर और रीजन में भी बढ़ता जा रहा था। काफ़ी रीजन के जो रूलर थे ना वो मराठास के अगेंस्ट हो गए क्योंकि वो कहते कि यार ये तो सबसे ही लड़ते रहते हैं, ये भी कोई बात होती है। तो इस वजह से ना जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ना 1761 में जो हुई थी उसमें मराठास का साथ ही नहीं दिया किसी किंग ने। इस वजह से ना ये इस बैटल को हार भी गए थे। मराठास ने काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से चलाया। इन्होंने एग्रीकल्चर ट्रेड को एनकरेज किया। मराठा किंगडम के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, हर जगह से ही मनी मनी आ रहा था। तो यहाँ के जो चीफ थे, मराठा चीफ जो थे जिन्हें सरदार बोला जाता था, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़े ऑफ बड़ौदा और भोसले ऑफ नागपुर, इन्होंने क्या करा कि अपनी जो आर्मी थी उसको काफ़ी पावरफुल कर लिया इन पैसों से। 1720s में यहाँ के रीजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होने लगी। जैसे कि जो सिंधियास थी उनके कंट्रोल में था उज्जैन और होलकर्स के कंट्रोल में था इंदौर। तो इन्होंने ना यहाँ की ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर दी थी। यहाँ की जो सिटीज़ थी वो एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल और कल्चरल सेंटर बन गई। न्यू ट्रेड रूट्स भी स्टार्ट होने लगे। जैसे कि जो सिल्क थी ना वो पहले चंदेरी रीजन में ही प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अब फिर पूना में भी स्टार्ट होने लगी जो कि मराठा की कैपिटल थी। पहले जो ट्रेड होता था वो बुरहानपुर तक होता था, मतलब कि आगरा से सूरत तक होता था, लेकिन अब जो ट्रेड होने लगा वो पूना से नागपुर साउथ वाले एरिया में और लखनऊ से इलाहाबाद ईस्ट वाले एरिया में होने लगा। मतलब कि एक्सपेंड होता जा रहा था ट्रेड। लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है कि बाजीराव वन जो थे उन्हें बाजीराव बल्लाल भी बोला जाता था और ये सन थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। ये ग्रेट रूलर थे और इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा जगह पे अपना एक्सपेंशन भी करा था, मतलब एक्सपेंड कर दिया था लड़ते लड़ते, मतलब काफ़ी सारे एरिया को जीता भी था। इन्होंने ना अपना जो राज्य था वो विंध्यास से भी आगे कर लिया था, एक्सपेंड करते गए थे। ये लड़ते लड़ते सबसे जीतते हुए अपने एरिया को एक्सपेंड करते गए थे। जैसे कि इन्होंने काफ़ी लोगों से लड़ाई करी थी, जैसे कि मालवा बुंदेलखंड गुजरात और फिर जो पोर्टुगीज है उनसे भी लड़ाई करी थी इन्होंने। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द जाट्स। लेट 17-18 सेंचुरी में अदर स्टेट की तरह जाट्स ने भी काफ़ी सारे रीजन को एक्वायर कर लिया। इनके लीडर थे चूरामन। 1680s में दिल्ली और आगरा वाला जो रीजन था वो इनके कंट्रोल में था। जाट्स के पास काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चरिस्ट थी, मतलब कि खेती बाड़ी अच्छी थी, और जो टाउन्स थे जैसे कि पानीपत बल्लभगढ़ इनको इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बना दिया था। भरतपुर को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिया था सूरजमल ने। नादिर शाह ने जब दिल्ली पे अटैक किया था 1739 में, तब जवाहिर शाह जो कि एक जाट थे उन्होंने ना खुद की 30,000 ट्रूप्स और मराठा की 20,000 ट्रूप्स, 15,000 सिख की ट्रूप्स यहाँ पर आर्मी को बोला जा रहा है, उनकी हेल्प से नादिर शाह मतलब कि मुगल्स को हराया था। जाट्स ने भरतपुर फोर्ट बनवाया ट्रेडिशनल स्टाइल में और इन्होंने ना अम्बेर और आगरा की तरह गार्डन पैलेस बनवाए। शाहजहाँ की तरह ही इन्होंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनवाए, बिल्डिंग बनवाई। यहाँ पे एक फिगर भी दी हुई है पैलेस की। राइट साइड में जो ऑरेंज बॉक्स है इसमें बताया गया है कि जो सूरजमल थे वो जाट्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर माने जाते थे और इन्होंने ना काफ़ी सारे एरिया पे अपना कंट्रोल भी किया था, जैसे कि मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। इन्होंने जो फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए थे उसमें से एक फेमस
फोर्ट है लोहागढ़ जो कि भरतपुर में है। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अब देखना ये कि सबसे पहले कौन इस ट्रू फॉल्स का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।